गुड मॉर्निंग फिफ्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट बच्चों। ये हमारी नई पाठ्य पुस्तक, पहली पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ मैंने पतंग आपको पढ़ाया। उसके बाद आपने प्रश्न और उत्तर भी अच्छी तरह से दिया है और लिखा भी होगा, है ना बच्चों। तो बच्चों यहाँ देखो, हम दूसरी पाठ्य पुस्तक देख रहे हैं और इसका नाम है रिमझिम, 5वीं कक्षा के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक। ठीक है, अभी ये खोलिए बच्चों, पान नंबर 5 निकालिए, पान नंबर 5। तो बच्चों आज हम पहला पाठ सीखेंगे, उसका नाम है राख की रस्सी। राख की रस्सी, रस्सी पता है बच्चों आपको? रस्सी कैसी होती है? जो जूट की रस्सी होती है, कपड़े की रस्सी होती है, सूत की होती है, रेयॉन की होती है। तो ये सारे रस्सी जो है, जैसे देखो हमारे घर में कपड़े सुखाने के लिए भी रस्सी होती है, वो रेयॉन की होती है, सूत की होती है। जब आपके पिताजी खेत में जाते हैं तो वो जब घास निकालते हैं तो वो बांधने के लिए भी रस्सी होती है। तो हर प्रकार की रस्सी होती है। और ये रस्सी की क्या खासियत है कि ये धागे से बनती है। जैसे कि धागे के जो रेशे होते हैं, वो रेशों को इकट्ठा मलने के बाद वो रस्सी तैयार होती है। और आपने कभी देखा है बच्चों, जैसे कि रस्सी को क्या करते हैं कि वो उसे लपेट कर वो बनाते हैं। इसके बाद वो क्या होता है, जैसे वो उसका रोल होता है ना, वो लपेटते हैं तो, और वो जो रस्सी होती है वो कैसी होती है, सूखी हुई होती है। अगर हम उस रस्सी को जलाए तो क्या होता है, ये जो रेशे हैं ना, उसके बारीक बारीक जो रेशे होते हैं वो वैसे ही दिखाई देते हैं। रस्सी जल जाती है लेकिन वो रेशे वैसे ही हमें दिखाई देती है, जैसे कि वो जैसे लपेटती हुई है ना, तो वैसे वो आपको दिखाई देती है। अगर हम उसे हाथ लगाए, जली हुई रस्सी को अगर हम हाथ लगाए तो उसकी क्या बनती है, राख बनती है, उसकी राख बनती है। तो वैसे ही बच्चों हम ये, अगर वो उसे हाथ लगाए तो वो राख हाथ में लगती है। उसका जो पाउडर होता है ना, राख यानी उसके जो पाउडर होते, जली हुई जो पाउडर होती है वो हाथ को लगती है। अगर उस पाउडर को दोबारा हम रस्सी बनाए तो ये क्या है, पॉसिबल है बच्चों? है क्या, बोलो? पॉसिबल है? नहीं है। तो वो क्या है, इम्पॉसिबल है, यानी असंभव है। उसकी राख की रस्सी बनाई नहीं जाती। तो ऐसे ही हमारे ये पाठ भी ऐसा ही है, और हम ये पाठ देख रहे हैं और उस पाठ का नाम है राख की रस्सी। तो बच्चों जैसे मैंने पहले आपको दिखाया था कि ये क्या है, एक QR कोड है। जैसे आपका मोबाइल पे एक स्कैनर इंस्टॉल करना है और इसे पकड़, ये जो सिंबल है इसके ऊपर अगर हम मोबाइल पकड़े तो ये पूरा जो पाठ है आपको दिखाई देगा या सुनाई देगा। तो ऐसे ये हमें, आपके और हमें, हमारे बीच में जो पढ़ाई का एक माध्यम है, और भी अच्छा होने के लिए ये स्कैनर बहुत ही अच्छा है। ओके, तो ये आप यूज़ कर कर भी ये पाठ पढ़ सकते हो। तो ऐसे ही ये पाठ मैं पढ़ती हूँ। देखो बच्चों, लोन्पागार तिब्बत के 32वें राजा सोनगव सेन गापो के मंत्री थे। तो यहाँ देखो बच्चों, लोन्पोगार तिब्बत के 32वें राजा थे। कितने? 32 यानी 32। लोन्पोगार तिब्बत के, यानी ये लोन्पोगार एक आदमी का नाम है, और वो तिब्बत, ये क्या है, गांव है। और ये लोन्पोगार तिब्बत के 32वें राजा सोनगव सेन गाम्पो के मंत्री थे। तो यहाँ देखो, यहाँ राजा के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। हाजिर जवाबी यानी क्या? हाजिर जवाबी यानी क्या? हाजिर जवाबी यानी अपने काम के लिए वो मशहूर थे।
दूर दूर तक लोग हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। तो इतने वो चालाक भी थे और हाजिर जवाबी भी। कोई भी उन्हें काम जब राजा कहे तो वो क्या करते थे, जल्द से जल्द अपना काम करते थे। उसके बाद वो चालाक भी थे। कोई उनके सामने टिकता न था, क्योंकि ये बहुत ही चालाक थे। इसीलिए जो भी उनके सामने ऐसा कोई आदमी हो जो उन्हें फंसाना चाहे तो वो उनके सामने टिकता नहीं था। चैन से ज़िंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। तो देखो, लोनपोगार का लड़का है और वो अभी बड़ा हो रहा है। लोनपोगार बहुत ही चालाक और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक वो मशहूर है। उनके सामने कोई भी यहाँ टिक नहीं पाता था, तो इतना वो चालाक और हाजिर जवाब था। तो जैसे जैसे लोनपोगार का जैसे जैसे लड़का बड़ा हो रहा था तो लोनपोगार चिंतित रह गया, क्योंकि बेटा कैसा था, सीधा साधा था। और उन्हें बेटे की बहुत चिंता लगाई हुई थी, क्योंकि अभी बेटा बड़ा हुआ है, अब मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, वो मेरे बाद उसका कैसा होगा, क्या होगा, इसकी चिंता उन्हें हमेशा परेशान करती थी। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़े देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, उन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। तो ऐसे लोनपोगार को चिंता हो रही थी और उन्होंने एक सोचा, क्योंकि लोनपोगार तो बहुत चालाक है और उनका लड़का कैसा है, बहुत ही सीधा साधा है। लड़के को अगर होशियार बनाना है, चालाक बनाना है तो क्या करना चाहिए। इसीलिए लोनपोगार ने क्या किया, बेटे को शहर भेजने का निश्चय किया। बेटे को क्या कहा कि अभी तुम शहर जाओ और उनके साथ, बेटे के साथ 100 भेड़े पता है ना आपको बच्चों, तो उन्हें भेड़े दे दिए और लड़के को कहा कि इन्हें शहर लेकर जाओ। भेड़ों को कहाँ लेकर जाना है, शहर लेकर जाना है और शहर लेकर जाना है, मगर इन्हें अच्छी तरह से क्या करना है, लेकर जाना है। इन्हें मारना भी नहीं है और बेचना भी नहीं है। कितने भेड़ों के साथ उन्हें भेजा गया, लड़के को 100 भेड़ों के साथ। कितने, 100 यानी 100 भेड़ियों के साथ लोनपोगार ने अपने बेटे को शहर भेजा और बेटे को समझाया कि ये 100 भेड़े जो तुम शहर लेकर जाओ और इन्हें मारना भी नहीं और बेचना भी नहीं। क्या करना नहीं, मारना भी नहीं और बेचना भी नहीं, और इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ। अभी जौ यानी क्या, यहाँ देखो बच्चों, जौ यानी क्या, जैसे हमारे घर में जो गेहूँ होते हैं ना, गेहूँ जैसा ये एक अनाज है। गेहूँ जैसा एक अनाज है और उसे खाया जाता है। जैसे हमारे घर में गेहूँ चावल होते हैं ना, वैसे ही ये एक अनाज है। जौ यानी क्या, एक अनाज है, इसे भी हम खा सकते हैं, ये एक अनाज है। तो लोनपोगार ने अपने बेटे को क्या कहा, ये 100 भेड़े ले लो और शहर लेकर जाओ और जब तुम वापस आते हो ना, तो इन 100 भेड़ों को मारना नहीं और बेचना नहीं। 100 भेड़े वापस लेकर आना है और 100 भेड़ियों के साथ, जो कि ये जो जौ है ना, यानी गेहूँ और चावल जैसा वो अनाज होता है, 100 जौ के बोरों के साथ। बोरो यानी क्या, जो हमारे घर में जो एक थैला होता है ना, जूट का बड़ा थैला,
जूट का बड़ा थैला, यानी उसे क्या कहते हैं हम घर में, हमारे घर में अनाज रखने के लिए जो होते हैं ना थैले, बड़े बड़े थैले, जो हम क्या उसे मराठी में पोत बोलते हैं ना, पोत, तो वैसे ही वो तुम ये 100 भेड़े लेकर जाओ और वापस आते समय 100 भेड़े वापस लेकर आओ, और जो कि 100 बोरों के साथ लेकर आना है, वरना तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। बेटे को उन्होंने एक समझ दी कि देखो ये 100 भेड़े मैं अब तुम्हें दे रहा हूँ, 100 भेड़ों के साथ तुम क्या करना है, शहर जाना है, इन्हें बेचना नहीं और मारना नहीं। किसे मारना नहीं है और बेचना नहीं? किसे? भेड़ों को। भेड़ों का क्या करना है? बेचना भी नहीं और मारना भी नहीं। तुम्हें वापस इसे जैसे मैंने भेजा है वैसे ही इन भेड़ों को वापस आना है, और इसके साथ साथ तुम्हें क्या करना है? क्या करना है? 100 जौ के बोरों के साथ वापस आना है। अगर तुम ये नहीं किए तो मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। और ऐसे बोलकर लोनपोगार ने क्या किया? बेटे को शहर रवाना किया। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जो खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? यहाँ प्रश्न चिन्ह है क्योंकि लड़की ने सवाल किया है। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। उसने इतना दुखी होने की क्या बात है? बात नहीं है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। समझ में आ गया? तो बच्चों यहाँ देखो, लोनपोगार का लड़का बहुत ही सीधा साधा है। लोनपोगार कैसा है? चालाक है और होशियार है। वो चिंता कर रहा था कि मेरा बेटा भी बड़ा हो रहा है, वो बहुत भोला है, सीधा साधा है, मेरे बाद उसका क्या होगा, इसकी चिंता उसे सता रही थी। और उसने सोचा कि 100 भेड़े देकर उसे शहर भेजा और कहा, लोनपोगार ने अपने बेटे से कहा कि ये 100 भेड़े लेकर जाओ और 100 भेड़े लेकर जाओ और वापस 100 भेड़े ही लेकर आना, ना ही इसे बेचना है और ना ही इन्हें मारना है। तो क्या करना है? इन्हें वापस लेकर आना है, और इन भेड़ों के साथ साथ क्या लेकर आना है? 100 जौ के बोरों के साथ। ये 100 यानी 100 जौ यानी ये एक अनाज के बोरे हैं, वो लेकर आना है। और उन्हें लोनपोगार ने अपने लड़के को शहर भेज दिया। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया और उसे याद आ गया, अरे मेरे पास तो पैसे ही नहीं, तो मैं जौ के 100 बोरे कैसे ले लूँ? वो ऐसे ही चिंता करके परेशान एक सड़क के किनारे बैठ गया और इसका कोई हल ही नहीं है। वो सोच विचार में डूब गया कि अरे मेरे पास पैसे नहीं है और मैं ये 100 जौ के बोरे कैसे मैं ले लूँ? ये सोच विचार में वो डूब रहा था। ऐसे परेशान हुए सड़क किनारे बैठा था और वो बहुत दुखी था। तभी उसके सामने एक लड़की आई और वो लड़की ने लोनपोगार के लड़के को कहा, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? तो लोनपोगार के बेटे ने कहा कि देखो मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं, सिर्फ मेरे पिताजी ने ये 100 भेड़िए लेकर मुझे शहर भेजा है और उन्होंने कहा है कि इसे मारना नहीं, बेचना नहीं और इसके साथ 100 जौ के बोरे लेकर वापस घर आना है। अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। तो लड़की ने क्या जवाब दिया, अरे इतना दुखी होने की क्या बात है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। हल यानी क्या?
हल यानी क्या, समस्या का, जो उसका समस्या थी ना, तो वो क्या कर, वो यानी मैं इसका हल निकाल देती हूँ, ऐसे उस लड़की ने कहा। इतना कहकर लड़की ने क्या किया, उन भेड़ों के बाल उतारे। भेड़ियों यानी ये जो भेड़िए होते हैं ना, ये जो हमारे आसपास भेड़े होते हैं ना, इनके शरीर पर बहुत सारे बाल होते हैं, बहुत सारे बाल होते हैं। लड़की इतनी चालाक और चतुर है, उसने 1 मिनट भी न गवाते हुए कहा कि चलो अभी इन 100 भेड़ियों के बाल उतारना है। तो जैसे वो हमसे सेविंग करते हैं ना, तो उसी से ये सारे बाल ये जो लड़की है ना, उन्होंने सारे बाल ये भेड़ियों के बाल उतार दिए और बाजार में बेच दिया। और उनके बाल, जो भेड़ियों के जो बाल होते हैं ना, उसे क्या बनता है बच्चों, क्या बनता है, स्वेटर बनता है, स्कार्फ बनता है। और जो ऊन के सारे जो कपड़े होते हैं ना हमारे, हम जब ठंडी लगती है तो हम पहनते हैं स्वेटर, मफलर, स्कार्फ, शॉल और मोज़े, तो ये सारे जो है ना, ये भेड़ियों के बाल से बनते हैं। तो ये बाल बहुत महंगे होते हैं। और लड़की ने 1 मिनट भी न गवाते हुए क्या किया, इन 100 भेड़ियों के बाल उतार दिए और बाज़ार में बेच दिया। इनके बाल बहुत महंगे होते हैं और बाज़ार में अच्छा दाम भी मिलता है। और लड़की ने क्या किया, ये बाल जो है वो बाज़ार में बेच दिया और उन बाल के बहुत सारे पैसे आ गए बेचकर। और उस लड़के को, लोनपोगार के लड़के को क्या किया, वो पैसे दे दिए और जो के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया, जैसे उन भेड़ियों के साथ। क्योंकि पिताजी ने क्या कहा था कि भेड़े भी होने चाहिए, ना ही उसे मारना है ना बेचना है। 100 भेड़ियों के साथ लड़की ने 100 जौ के बोरे खरीद कर लड़के को वापस अपने घर पर भेज दिया। समझ में आ गया। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। अब देखो बच्चों, यहाँ क्या हुआ कि ये लोनपोगार का बेटा है ना, उसे लगा कि मेरे पिताजी बहुत खुश होंगे, क्योंकि 100 भेड़िए मैंने वापस लेकर आए, ना ही उन्हें मारा है ना बेचा है। 100 भेड़े तो मैं वापस लेकर आया हूँ और उसके साथ साथ में जो के 100 बोरे भी खरीद कर लेकर आया हूँ। तो पिताजी तो बहुत खुश होंगे मेरे ये काम देखकर। और ऐसे ही उसके मन में ऐसे आया कि अभी पिताजी बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो लड़के ने क्या किया, पिताजी ने क्या किया, इतना अच्छा काम करने पर भी उसकी प्रशंसा नहीं की। और वे जब वो लोनपोगार का लड़का वो सारी बातें कह रहा था, तो उसकी ओर उन्होंने ध्यान न देते हुए वो उठ गए और दूसरे कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाया। वो दिन तो गया। लोनपोगार का बेटा भेड़ियों के साथ 100 बोरों के साथ घर आ गया। तो वो खुशी लोनपोगार के लड़के को लगा कि पिताजी खुश हो गए, लेकिन पिताजी तो खुश नहीं हुए। दूसरे दिन पिताजी ने बेटे को बुलाया और कहा कि देखो, पिछली बार तुमने जो भेड़ों के बाल उतारे मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। अब तुम क्या करना है, ये फिर से भेड़े लेकर जाओ और वापस लेकर जाओ और फिर उनके साथ जो के 100 बोरे लेकर ही लौटना। अब क्या होता है, एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई। उसने
अपनी मुश्किल को सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिताजी मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, ये एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए। उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उससे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। अब देखो यहाँ बच्चों क्या हुआ। अभी लड़का बहुत निराश हो गया। वो कहने लगा कि पहली बार मैंने अच्छा काम किया, मैंने भेड़िए भी नहीं बेचे, ना ही उसे मारा ना बेचा, फिर वापस मैंने 100 बोरे खरीद कर 100 जौ के बोरे खरीद लिए। फिर भी पिताजी खुश क्यों नहीं हुए? और पिताजी ने और दूसरी बार एक शर्त डाली कि अभी पहली बार तुमने जो वो बाल जो उतार दिए थे ना भेड़ों के, मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। अब तुम क्या करो, उन भेड़ों को लेकर जाओ और फिर वापस 100 भेड़ों के साथ ही घर लौटना है। अब लोनपोगार का बेटा तो निराश हो गया। फिर वो वापस शहर जा बैठा और उसे मन ही मन लग रहा था कि वो लड़की फिर से उसे मिलने के लिए आएगी, फिर से उसे मिलने के लिए आएगी और उसकी मदद करेगी। उसे मन से लग रहा था और हुआ भी ऐसा ही। देखो वो लड़की भी आ गई। लड़की आ गई और उसने उसे अपनी मुश्किल कह सुनाई। तो लड़की ने झट से कहा कि ठीक है, एक तरीका है। क्या तरीका है? तो वो उसने कहा कि इन भेड़ों के सींग काट लेते हैं। सींग पता है ना बच्चों, भेड़ियों के ये सींग होते हैं ना, ऐसे ऐसे होते हैं ना, ये सींग उसने काट लिए और उन्हें बेचकर, वो सींग भी बहुत महंगे हैं बच्चों, उसका बाज़ार में दाम बहुत आता है। तो इससे क्या पता चलता है, भेड़े भी अच्छी तरह है और पैसे भी मिलने वाले हैं। तो वो जो लड़की है ना, उसने क्या किया कि भेड़ों के सींग काट लिए और उन्हें बेचकर जो रुपए मिले ना, उसे 100 बोरे जौ खरीदे। 100 बोरे की जौ खरीदे और बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। लड़की ने उसे घर भेज दिया। तो देखो बच्चों, लड़की कितनी होशियार है, समझदार है। उसने क्या किया, पहली बार भेड़ियों के बाल काटकर बाज़ार में बेचे। उसके जो पैसे आए थे वो उसने क्या किया कि उन पैसों से 100 जौ के बोरे खरीद लिए, वापस लोनपोगार के बेटे को घर भेज दिया। लेकिन पिताजी नहीं खुश हुए। पिताजी ने वापस लोनपोगार बेटे को अपने शहर भेज दिया। फिर से वही कंडीशन रखी कि इन्हें लेकर जाओ, ना बेचना है ना मारना है, और उसके साथ साथ 100 जौ के बोरे लेकर आना है। बेटा शहर चला गया, बहुत चिंतित था। न जाने उसे क्या लग रहा था कि वो लड़की वापस आएगी और उसकी मदद करेगी। और ऐसे ही हुआ, वो लड़की वापस आ गई और उसका हल भी निकल दिया। उस लड़की ने भेड़ों के सींग काट दिए और वही सींग बाज़ार में बेच दिए। बहुत सारे पैसे आ गए। उन्हीं पैसों से लड़की ने क्या किया, 100 जौ के बोरे खरीद लिए और लोनपोगार के बेटे को दे दिया और घर भेज दिया। समझ में आ गया यहाँ तक बच्चों? समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ तक रुकते हैं बच्चों। ये जितना पाठ हुआ है ना, वहाँ तक हम रुकते हैं और इसके आगे का पाठ मैं आपको कल बताती हूँ, क्योंकि ये पाठ बहुत बड़ा है और ये नया पाठ है, आपको भी समझ में